हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ धीरज और मैंने 2025 में पिछले साल 4 बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, जो कि हैं आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। और ये छोटी सी वीडियो यही सब बताने के लिए है कि मैंने कब से तैयारी शुरू करी, मेरे को कितना टाइम लग गया कोई एग्ज़ाम क्लियर करने में, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे। और कुछ बातें अगर मेरे को किसी ने पहले बता दी होती तो क्या पता मेरा एग्ज़ाम थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाता। अभी मैं एज एन प्रोबेशनरी ऑफिसर एक गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने 2024 में मई से तैयारी शुरू कर दिए थे और 2024 के अंदर मैंने सारे बैंक एग्ज़ाम्स दिए और मेरा सिर्फ आईबीपीएस पीओ निकला था उस टाइम पे। आईबीपीएस पीओ का प्री निकला था क्योंकि उस टाइम कट ऑफ काफ़ी कम गई थी इसकी। और आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ था, आरआरबी क्लर्क का प्री, क्योंकि वो एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आता है, इसलिए वो क्लियर हो गया था। और मैं ये 2 मेंस दे के आया था, लेकिन मेंस की तो मेरे को हवा भी नहीं थी कैसा मेंस आता है। और दोनों मेंस मेरे ऐसे सर के ऊपर से निकले हैं कि पता लग गया कि ऐसे तैयारी करने से मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हो पाएगा। प्री निकल जाएगा बेशक, लेकिन जॉब नहीं लग पाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम दे लो, जब तक आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लेके नहीं आ रहे हो तब तक कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, प्री मेंस इंटरव्यू। तो फिर मैंने 2024 के अंदर सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। फिर मैंने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। तो उस स्ट्रैटेजी, और अगर आपको मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में जानना है तो फिर मेरे को बता देना, कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो अपने सारे स्कोर कार्ड्स के साथ लगा दूंगा कि मेरी क्या बुरी हालत थी सभी सब्जेक्ट्स में। और आखिरी तक आते आते एक कंफर्टेबल स्कोर तक आने लग गया था मेरा स्कोर कि हाँ ठीक है, मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो ठीक है, मैं कंपटीशन के अंदर बना हुआ हूँ। लाइट चली गई थी। तो हाँ, स्ट्रैटेजी। तो बैंक एग्ज़ाम्स में आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये 4 सब्जेक्ट ही हैं। इससे अलग कुछ आएगा नहीं और इससे ज़्यादा अपने को कुछ करना भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं क्वांट से। अभी मतलब ये एक ओवरव्यू ही है कि मतलब कैसे तैयारी करनी है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्वांट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। और आप क्यों नहीं, स्पीड ही मैटर करती है इसके अंदर। कंसेप्ट आप याद कर लोगे, आप सीख लोगे, आप समझ जाओगे, लेकिन जब तक आप उसको टाइम पे सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, वो मैटर ही नहीं करता। तो क्वांट के अंदर आपको स्पीड बढ़ानी है, आप कैसे भी करो आपको स्पीड बढ़ानी है। मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करी है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। और बैंक एग्ज़ाम्स इसमें बैंक एग्ज़ाम्स में अच्छी बात यह है कि आपके क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। आप जो पहले क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन अभी आएगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई क्वेश्चन है तो पिछली बार जो पैटर्न आया था वो इस बार भी वही आएगा। बस आपको उस क्वेश्चन को समझना है और जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे करना है। बस आपको कॉपी पेन लेके उसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर टिक करना है। तो इसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाता था, सेक्शनल टेस्ट लगाता था, और जो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उनकी वीडियो देखता था। और वीडियो, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, गलती तो क्या ही करते हैं। मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। मैं जब क्वांट की वीडियो देखता था तो मैंने आज तक कोई वीडियो 1x पे नहीं देखी है। आप लोगों के लिए भी है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत टाइम बचता है। मैंने कोई वीडियो 1x पे नहीं देखी है। मैंने आज तक कोई भी लाइव लेक्चर नहीं लगाया है, क्योंकि क्यों ही लगाना भाई। तुम्हारे पास टाइम है, तुम एक एक क्वेश्चन पे इतना इतना टाइम लगा रहे हो। सीखने वाली बात अलग है, सीखने वाला फेज़ अलग है, सीखने के लिए अलग तैयारी है। ये अगर आपकी एक डिसेंट तैयारी हो चुकी है, आप सिलेबस कर चुके हो, बट आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए है। तो फिर मैं क्या करता था, मैं वीडियो को 1.5x, 1.7x या फिर 2x पे देखता था सभी वीडियो। और मैं कोशिश करता था कि मैं अगर 1.5x पे अगर
देख रहा हूँ वो वीडियो, तो मेरा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही जल्दी सोल्व हो जाना चाहिए जितना टीचर कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको दोबारा सोल्व करूँ और उसी टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेसिकली बात यह है। और आपको जो वन मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती हैं, इनका इनका भी सेम ही पैटर्न रहता है। इनके भी आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि आपको कैलकुलेशन, आपकी टेबल्स, आपकी टिप्स से होनी चाहिए कि 18/7 जो अगर कोई पूछ रहा है तो आप यूँ बिना सोचे समझे बता दो कि कितना होता है। और इसके बाद ये तो हो गया क्वांट के अंदर डी आई जितना जितना आपका डी आई एग्ज़ाम क्लियर कराने में मदद करेगी, आई डोंट थिंक आपकी उतनी कोई भी मदद करेगा। क्योंकि अगर आप पैटर्न देख रहे हो पिछले साल से या फिर उससे पिछले साल से, तो एग्ज़ाम इसी हिसाब से आ रहे हैं। तो आपको अरिथमेटिक इतनी मुश्किल दे देंगे कि आप सिर्फ डी आई ही कर पाओगे उस एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। या फिर डी आई नहीं तो फिर अगर डी आई मुश्किल आ गई है तो फिर अरिथमेटिक ऐसी स्कोरिंग होगी कि आप फिर एग्ज़ाम में डिसेंट नंबर स्कोर कर सकते हो। तो मैथ के अंदर, क्वांट के अंदर यही है, आप क्वांट और अरिथमेटिक और डी आई ये दो चीज़ अच्छे से कर लो। प्री तो आपके निकलेंगे और प्री निकल रहे हैं उसके बाद तो मेंस के अंदर, मेंस की अलग स्ट्रेटजी है। मेंस के अंदर तो मैंने वीडियो सब देखनी छोड़ दी थी, सिर्फ नहीं प्री का तो पढ़ना ही छोड़ दिया था, उस सिर्फ मेंस का ही पढ़ना। अगर आपका एग्ज़ाम प्री के मार्क्स प्री क्लियर हो रहा है तो फिर आप प्री छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मेंस का पढ़ना शुरू कर दो। वही आपको इंटरव्यू दिलाएगा और वही आपके जॉब लेने में मदद करेगा। सेम थिंग रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ थी मेरी। रीजनिंग के अंदर भी जो वीडियो देख रहे हो आप 2x पे देखो उसको, और जितना जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतना जल्दी आप कोशिश करो। जितना आपने 1 मिनट लगाया तो उसको अगली बार 40 सेकंड में करने की कोशिश करो। और ये कोशिश तभी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने 6-7 घंटे आप दिन में पढ़ रहे हो तो फिर इनफ है, मेरे हिसाब से इनफ है। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मेरा 6, 6.5 या फिर मैक्सिमम 7 घंटे निकलते थे दिन में, हो जाता था, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते थे। मैथ और रीजनिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही तेज कोई क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर मेरा क्या टाइम टेबल रहता था इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैं इंग्लिश के अंदर सुबह उठ के निमिषा बंसल मैम का एक वो जिसमें वो 1000-2000 वर्ड मीनिंग करवा देती हैं एक वीडियो में, वो देखता था। और ज़्यादा ही अगर मेरे को वो कैब की टेंशन हो रही है तो फिर मैं वरुण चित्रा सर हैं उनकी एक वीडियो देख लिया करता। और उसके अंदर मैम एडिटोरियल कराती हैं तो रीडिंग हो जाती है। तो मैं सिर्फ सुबह आधा पौना घंटा इंग्लिश में ये करता था। और इंग्लिश के अंदर मैं तो इतना पूरे दिन में शायद से 2 या फिर दो तो नहीं, सॉरी, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देता था। सुबह आधा घंटा या 40 मिनट की मैम की क्लास हो जाती थी तो इंग्लिश मेरा एक दिन के लिए सॉर्ट हो जाता था। इंग्लिश के अंदर अगर आपको स्कोर करना है, वो खासकर बैंक एग्ज़ाम्स में, तो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंशन अच्छी कैसे होएगी? कॉम्प्रिहेंशन आप रीडिंग जितनी कर सकते हो आप रीडिंग उतना करो। मेरे भी मार्क्स नहीं बनते थे इंग्लिश में, तो मैंने मार्क्स बढ़ाने के लिए इंग्लिश के अंदर मॉक टेस्ट लगाए और सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश के। और क्योंकि उसके अंदर भी कंसेप्ट सेम यूज़ हो रहे हैं, मैंने कोशिश करी थी कि मैं ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये सब पढूं, लेकिन याद ही नहीं होते। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगाए और रीडिंग करी। और रीडिंग से मतलब है कि अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो फिर उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3-4 लाइन पढ़ी और 5वीं लाइन तक आते आते आपके 3-4 लाइनें गायब हो चुकी हैं। क्योंकि इंग्लिश बैंक एग्ज़ाम्स में पूरी रीडिंग बेस, मतलब मोस्टली रीडिंग बेस आती है, पूरी तो नहीं। और जितना आप जल्दी रीड कर सकते हो और आप ग्रैब कर सकते हो कि आप वो पिछले सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है और अगला सेंटेंस उससे लिंक हो रहा है, और आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन आपको हल्का हल्का याद है कि कौन सी लाइन पे कौन सी बात
ऑथर कवि कवि कहना चाह रहा है। तो फिर ये चीज़ आपकी इंग्लिश क्लियर करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बहुत वेटेज होता है। और चौथा पार्ट है जीए का। जीए ने भाई जान खा रखी थी मेरी भी। जीए जीए के अंदर मैंने मेरे को हाँ मेरे को जो स्ट्रैटेजी मिली वो एक नंबर की। मैंने 2 मेंस दिए थे 2025 नहीं 2024 में। और मेरे जीए में अगर 2 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ जा रही है तो मेरा 2.75 नंबर बन रहे हैं। लेकिन फिर मैंने 2024 नहीं मतलब 2024 में जो सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी और फिर सही नंबर आने लगे। जहाँ तक मेरे को याद है कि मेरे एसबीआई क्लर्क में उसमें वैसे जीएस आसान आई थी, जीए आसान आई थी, लेकिन और मेरे उसके अंदर 15-16 या फिर 17-18 इससे भी ज़्यादा नंबर बने थे। देखना पड़ेगा मेरे को। मेरा मज़ा ही आ गया था कि हाँ क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आ तो रहे हैं। तो जीए के अंदर हाँ मैंने जैसे कि एसबीआई पीओ भी दिया है और आईबीपीएस पीओ के अंदर ठीक थी जीए, उसके अंदर मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं बन पाए। लेकिन एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क मेरे एसबीआई क्लर्क ये तीन एग्ज़ाम्स में जीए ने बहुत बढ़िया साथ दिया और ये 3 एग्ज़ाम जीए की वजह से भी क्लियर हुए हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। आप कमेंट करके बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मेरे पास जो मैंने तरीका अपनाया है, जो मैंने तरीका अपनी स्ट्रैटेजी मतलब जो भी है तैयारी करते टाइम करा है, तो मेरे को लगता है कि वो ठीक ठाक था। अगर मैं उन चीज़ों को अगर मैं पहले कर लेता तो फिर हो सकता है कि मैं और अच्छे नंबर ले आता। तो ये सब है, आप कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है फिर। और तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि मैंने उस चीज़ का कैसे उसको सोल्व किया है, फिर मैंने कैसे अप्लाई किया अपने बैंक एग्ज़ाम्स में। और बैंक एग्ज़ाम्स के साथ अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ बैंक की तैयारी करता था, तो ये तैयारी करते करते मेरा सीपीओ क्लियर हो गया था। सीपीओ की भी मैंने अलग से तैयारी नहीं करी, मैंने सिर्फ उसके मॉक टेस्ट लगाए थे। लेकिन अरिथमेटिक, इंग्लिश और रीजनिंग तो सेम ही थी और प्री निकालने के लिए तो इन एग्ज़ाम्स पे इतना ही चाहिए। और मेरा आईबी का भी नहीं प्री क्लियर हो गया था और मैंने सिर्फ बैंक की तैयारी करी थी। बट ऑब्वियसली बैंक थोड़ी टफ एग्ज़ाम है, उसमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। तो आप एक टफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके जो थोड़े इजी पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम हो जाते हैं साथ साथ। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, तैयारी करते रहो, अपना जो पढ़ रहे हो टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ जो काम की चीज़ है वो पढ़ो। अपना दिन में 2 घंटा मैथ को दे लो, 2 घंटा तो नहीं 1.5 घंटा रीजनिंग का दे लो। पज़ल लगाओ जितने लगा सकते हो। और इंग्लिश में रीडिंग करो। मैंने आज तक बुक रीड नहीं करी है, मैंने सिर्फ अपनी रीडिंग को ठीक करने के लिए मैंने एक नॉवल थी वो, हाँ नॉवल ही थी वो, मैंने पहली बार रीड करी है। हाँ काफ़ी हेल्प करी, रीडिंग अच्छी होगी। एडिटोरियल पढ़ने में समझ में लिंक होने लग गए पैराग्राफ। तो वो है जीए के अंदर। मेरे को बता देना, मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग उस तरीके से जीए पढ़ते हैं जैसे मैंने पढ़ता था और मेरे ठीक ठाक नंबर बन गए हैं जीएस में, जीए के अंदर, जीएस। तो फिर यही है। और आप लोगों का कैसा चल रहा है सीज़न? एसबीआई पीओ आप लोगों ने तो दिया ही होगा, मैंने नहीं दिया इस बार। आपको कैसा रहा? और बताना अगली वीडियो में अगर आपको एक आईबीपीएस पीओ का रूटीन देखना है कैसा रहता है और क्या ये सब तैयारी वर्थ है एक बैंक में एज एन ऑफिसर काम करने के लिए, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहो और डाउट हो तो पूछ लेना।
ओके।